हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाशियाकरण की समझ, जो कि क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। पूछ सकते हैं, आदिवासी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, मूल निवासी होता है। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ध्यान रखिएगा, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में हैं। तो जो बहुत सारे जो खनिज से संसाधन से जो संपूर्ण वाले क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं और औद्योगिक क्षेत्र हैं, वह आदिवासी इलाकों में ही पड़ते हैं। आगे है जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। ये सब आदिवासी क्षेत्र में ही पड़ते हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। ध्यान रखिए, भारत में से 500 से भी अधिक आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जो टोटल 8% आबादी है आदिवासियों की, उसमें से जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अधिक आदिवासियों की संख्या है, प्रतिशत है, वे राज्य दिए गए हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के जो विभिन्न राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि में अधिक जनसंख्या, अधिक परसेंटेज है आदिवासियों की। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में बहुत सारे जनजाति समूह रहते हैं और अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि यह फोटो जो दी गई है, यह फोटो उड़ीसा के कालाहंडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। ध्यान रखिएगा, जो फोटो दी गई है, जो खनन की फोटो दिखाई गई है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है और न्यामगिरी पहाड़ी में स्थित है ये जगह। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समूह का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। ध्यान रखिएगा, जो न्यामगिरी है वह इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। किसका? डोंगरिया कोंड समुदाय का। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है और एक बहुत बड़ी जो एल्युमिनियम कंपनी यहाँ अपना खनन माफिया मतलब खनन करना चाहती है और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समूह को विस्थापित कर देगी और यह योजना जो है यहाँ के आदिवासी समुदाय जो है उसको विस्थापित कर देगी। वहाँ के लोगों को हटना पड़ेगा यहाँ से। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया और इस समुदाय के लोग, क्योंकि यहाँ उनका धर्म भी जुड़ा है, इस पर्वत की न्यामगिरी पर्वत को पूजते हैं, इसलिए ये इस प्रस्तावित जो योजना है इसका विरोध करने लगे। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं और जो पर्यावरण समर्थनवादी हैं वे भी इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि खनन आदि से प्रदूषण अधिक होता है और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। तो इसमें दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में आता है। ध्यान रखिएगा, घेटोवाइजेशन होता क्या है? घेटोवाइजेशन होता क्या है? बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में पॉइंट्स कम होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कम पॉइंट्स में ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ भी आसानी से सकते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं होते। मतलब कुछ लोगों का मानना होता है कि जो बाकी लोग हैं वे हमारे जैसे नहीं हैं। कुछ जातियों का मानना है कि जो बाकी जातियाँ वे हमारी जैसी अच्छी नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और यही सोच जो होती है लोगों को दूसरे जाति, दूसरे व्यक्ति, दूसरे समुदाय से गलत व्यवहार करने और भेदभाव करने के लिए प्रेरित करती है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकालने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोवाइजेशन होने लगता है। तो जो
एक क्षेत्र होता है उसमें जो विशेष जात के द्वारा जो भेदभाव किया जाता है, जो हाशिएकरण में लाया जाता है, जो उनके साथ विभिन्न गलत व्यवहार किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उस विशेष क्षेत्र में जो उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया जाता है, वहाँ से उन्हें पलायन करना पड़ता है, वही घेटोआइजेशन कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से उन्हें निकलने लगे हैं, उन्हें निकलने पे मजबूर करना पड़ा गया है, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा का जन्म देता है, और ये जब बहुत अधिक होता है तो हिंसा भी होने लगती है, तो हिंसात्मक आंदोलन भी होने लगते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। ध्यान रखिएगा, सच्चर समिति रिपोर्ट जो है, जो मुसलमानों के बारे में प्रचलित कुछ गलतफहमियां हैं उसको भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुसलमान जो होते हैं वो अपने बच्चे को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा कि सच्चर समिति रिपोर्ट किस बात पर आधारित है? तो वह यह बताती है कि जो मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ उजागर हुई हैं, प्रचलित हैं, उसमें क्या माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसा गलत है। और आंकड़ों से, इनकी सच्चर समिति रिपोर्ट के आंकड़ों से क्या पता चला कि केवल 4% जो मुसलमान के बच्चे हैं वह मदरसे में जाते हैं, 66% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और 30% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यह किसकी समिति पर आधारित है? सच्चर समिति के पर आधारित है। तो इसमें एक और पॉइंट जो पहले से था उसको फिर से बता देता हूँ, घेटोआइजेशन। इसमें घेटोआइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है। इसमें ये बताया जाता है कि इसमें दिया गया है जैसे कि कभी कभी हम यह सोच जो होती है हमारी कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव को बहाना बन जाती है। तो जो ये सोच होती है कि हम बाकियों से अलग हैं, यह सोच कई बार हमें भेदभाव करने का वो दे देती है, कारण दे देती है। हम व्यवहार गलत करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, और वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अगर हम उनका हाशिएकरण करने लगते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं, यही घेटोआइजेशन कहलाता है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।